मिलियंस ऑफ लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेन भी की थी कि उनका डाटा इंस्टाग्राम द्वारा चुराया जा रहा है। डीपीसी ने इंस्टाग्राम पर $400 मिलियन का फाइन भी लगाया था। US social media giant Meta has been hit with $414 million worth of lies. मेटा का इंटरनल डॉक्यूमेंट शो करता है कि हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा चिल्ड्रन मेटा पर सेक्सुअली हरेस किए जाते हैं। इसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चलता है कि प्लेटफॉर्म से ट्रैफिकर्स कम्युनिकेट करते हैं टू बाय एंड सेल चिल्ड्रन। लेकिन ये इश्यूज मेजर तब बनते हैं जब 2020 में इंस्टाग्राम अपना एक नया फीचर लॉन्च करता है जो कि था रील्स सेक्शन। तो बेसिकली 2009 में केविन सिस्ट्रोम नाम का एक स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट था जिसने इंस्टाग्राम की शुरुआत की। इसने एक प्रोटोटाइप बनाया और काइंड ऑफ एक वेबसाइट एप्लीकेशन बनाई जिसको इसने नाम दिया उस समय बर्बन। और ये एप्लीकेशन विस्की लवर्स के लिए था जहां लोग अपने प्लान्स को शेयर कर सकते थे और अपने कुछ फोटोज भी वहां पर अपलोड कर सकते थे। लेकिन केविन को लगा कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसको चलाने में लोगों को इतना मजा नहीं आएगा। तो एक दिन वो एक हंज नाम का स्टार्टअप था वहां पर उसकी पार्टी में जाते हैं और वहां पर वो दो वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलते हैं, बेसलाइन वेंचर एंड एंडरसन हॉर्विस। और इन दोनों कंपनीज को सिस्ट्रोम अपना आइडिया सुनाते हैं और सुनने के बाद में वो दोनों कंपनीज सिस्ट्रोम को $5 लाख की फंडिंग दे देते हैं। अब इसके बाद में सिस्ट्रोम अपनी जॉब वगैरह सब छोड़ देता है और अपने दोस्त माइक क्रीगर को भी इसके अंदर शामिल कर लेता है और वो उसे एज ए को फाउंडर बना देता है। अब इन दोनों ने बाद में मिलकर सोचा कि हम बर्बन में इतना ज्यादा लोड ना देकर सिर्फ फोटोग्राफी पर फोकस करेंगे, क्योंकि उस समय फोटोग्राफी के जो एप्स थे वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे थे। उस समय एक एप्लीकेशन था हिपस्टेमेटिक नाम से जो कि फोन से फोटो खींचकर उसमें फिल्टर ऐड करता था और काफी ट्रेंडिंग में भी चल रहा था। तो इन्होंने इसी चीज को देखकर अपने एप्लीकेशन पर भी फोटोग्राफी पर फोकस करने का सोचा। इन्होंने इसके बाद में एक स्टेप पीछे लिया और अपने ऐप में फोटो, कमेंटिंग और लाइक वाले फंक्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। और इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान इन्होंने अपने ऐप का जो नाम था वो भी चेंज कर दिया। इन्होंने बर्बन से इंस्टाग्राम कर दिया जो कि इंस्टेंट और टेलीग्राम से मिलकर बना था। इसके बाद में इन्होंने इस ऐप पर 8 हफ्तों तक काम किया और जितने भी इसके सॉफ्टवेयर एरर थे उनको सारों को रिजोल्व किया। और फाइनली 6 अक्टूबर 2010 को सिर्फ iOS एप्लीकेशन के लिए यानी सिर्फ आईफोन्स के लिए इंस्टाग्राम को लॉन्च कर दिया जाता है। और लॉन्च होने के पहले दिन इंस्टाग्राम को 25,000 डाउनलोड्स मिल जाते हैं और एक वीक के अंदर तो इंस्टाग्राम के 1 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो जाते हैं। और 2 महीने बाद में यानी दिसंबर के मिड में इंस्टाग्राम 1 मिलियन डाउनलोड्स का माइलस्टोन भी अचीव कर लेता है। इतना रैपिड ग्रोथ देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फरवरी 2011 में माइक और केविन $7 मिलियन की फंडिंग भी रेज कर लेते हैं। उस समय उनका एक इन्वेस्टर था बेंचमार्क कैपिटल नाम से जो कि इंस्टाग्राम को खरीदने के लिए $25 मिलियन की वैल्यू भी लगा देता है। लेकिन माइक और केविन उसको मना कर देते हैं और सोचा कि हम खुद इसको इंडिपेंडेंट चलाएंगे। मार्च 2012 के आते आते इंस्टाग्राम पर 27 मिलियन यूजर्स हो जाते हैं और इसके अगले महीने यानी अप्रैल के अंदर इंस्टाग्राम एंड्रॉइड के लिए भी लॉन्च हो जाता है और एक ही दिन के अंदर प्ले स्टोर पर इसके 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो जाते हैं। अब इसके बाद में उस समय की बहुत सारी लीडिंग कंपनीज जैसे कि ट्विटर और फेसबुक के कानों में भी इंस्टाग्राम की गूंज हुई और इसीलिए ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी केविन सिस्ट्रोम से मिलते हैं और इंस्टाग्राम को खरीदने के लिए $500 मिलियन का ऑफर भी दे देते हैं। लेकिन उस समय सिस्ट्रोम इस ऑफर को भी मना कर देते हैं। अब इस डील को कैंसिल होता देख फेसबुक के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग की इसके ऊपर नजर पड़ती है और विद इन 48 आवर्स के अंदर फेसबुक की टीम केविन सिस्ट्रोम से मिलती है और $1 बिलियन का ऑफर दे देती है। शुरुआत में तो केविन इसको भी मना कर देते हैं लेकिन बाद में उनकी डायरेक्ट मीटिंग मार्क जकरबर्ग के साथ में होती है उनके घर पर और केविन को $1 बिलियन में कन्विंस कर लेते हैं। अब ये जो $1 बिलियन की बात हुई थी ये 2 चीजों में स्प्लिट हुई थी। इसमें $300 मिलियन तो कैश दिया जाएगा और बाकी के $700 मिलियन फेसबुक के स्टॉक्स दिए जाएंगे। लेकिन एक्विजिशन से पहले सिस्ट्रोम मार्क जकरबर्ग से एक प्रॉमिस लेता है कि इंस्टाग्राम हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा, वो फेसबुक से हमेशा अलग रहेगा, वो अलग ऐप रहेगा, उसका ब्रांड और टीम सब कुछ अलग रहेंगे, वो फेसबुक के अंदर इंटीग्रेटेड नहीं होना चाहिए। साथ ही में इंस्टाग्राम के जो फाउंडर है यानी केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर ही इंस्टाग्राम को लीड करेंगे और जितने भी डिजाइन और फीचर्स में चेंज होंगे उसमें फेसबुक का डायरेक्टली कोई भी रोल नहीं होगा। और इस चीज का प्रॉमिस केविन ने मार्क जकरबर्ग से उस समय लिया था लेकिन इसको बाद में तोड़ दिया जाता है, हम सबको पता है, क्योंकि बाद में फेसबुक और इंस्टाग्राम इंटीग्रेटेड हो जाते हैं और इसके चलते 2018 में केविन और माइक दोनों इंस्टाग्राम को छोड़ भी देते हैं। अब डील के कुछ महीने बाद में इंस्टाग्राम अपने पॉलिसीज एंड रूल्स में चेंज करता है। उन्होंने एक रूल चेंज किया कि इंस्टाग्राम यूजर्स की फोटो को बिना यूजर की परमिशन लिए उसको सेल कर सकता है और उसे एडवर्टाइजमेंट में यूज कर सकता है और इसके लिए यूजर्स को कोई कंपेंसेशन या कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। और इसके चलते इंस्टाग्राम पर पहला लॉ सूट यानी मुकदमा भी फाइल होता है। दिसंबर 2012 में ल्यूसी फ्यून्स नाम की औरत सैन फ्रांसिस्को फेडरल कोर्ट में इंस्टाग्राम पर एक क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल करती है रिगार्डिंग द मोबाइल फोटो शेयरिंग ऐप चेंज इन टर्म ऑफ सर्विसेज। अब ये जो एक्शन लॉ सूट होता है ये तब फाइल होता है जब बहुत सारे लोगों को एक सिमिलर चीज से दिक्कत होती है या उससे लोगों को
कोई हार्म होता है। इस पॉलिसी के खिलाफ बहुत सारे लोग थे, इसीलिए ये लॉ सूट भी उस समय फाइल हो गया था और इसके चलते नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने भी अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट उस समय शट डाउन कर दिया था या डीएक्टिवेट कर दिया था। बात जब आगे बढ़ने लगी तो इंस्टाग्राम के को फाउंडर केविन सिस्ट्रोम खुद पब्लिकली इस चीज के लिए एड्रेस होते हैं और वो कहते हैं कि उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था और जो भी पॉलिसीज वगैरह चेंज की गई थी उसको फिर से ओरिजिनल वर्जन में ला दिया जाएगा और इसके बाद में ये मामला थोड़ा शांत हुआ था। इन सारे मामलों से निपटकर अभी इंस्टाग्राम अपने यूआई पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गया था, उसको बहुत ज्यादा एडिक्टिव और इंगेजिव बनाने में ध्यान दे रहा था। 2014 में फॉरेस्टर एक स्टडी करता है 3 मिलियन यूजर इंटरेक्शन के साथ में, जिसमें पता चलता है कि फेसबुक पर मिलियन यूजर्स का एंगेजमेंट रेशियो 0.1% से भी कम है। यानी सिंपल शब्दों में समझे तो अगर कोई एक ब्रांड का फोटो फेसबुक पर 1 मिलियन यूजर्स के पास में जाता है तो उस 1 मिलियन लोगों में से उस फोटो को सिर्फ 700 लोग लाइक करेंगे, कमेंट शेयर करेंगे। वही ट्विटर पर सिर्फ 300 लोग लाइक कमेंट शेयर करेंगे। लेकिन इंस्टाग्राम का एंगेजमेंट रेशियो 4.21% का था, यानी पर मिलियन यूजर में 42,000 यूजर लाइक शेयर कमेंट कर रहे थे, जो कि फेसबुक से 58 टाइम्स ज्यादा था और ट्विटर से 120 टाइम्स ज्यादा था। अब इसी ये पता चलता है कि इंस्टाग्राम 2014-15 तक काफी ज्यादा इंगेजिव हो गया था और लोग इस पर फेसबुक और ट्विटर से भी ज्यादा टाइम बिता रहे थे। इसके बाद में 2016 में इंस्टाग्राम स्टोरीज फीचर लॉन्च करता है और उस समय ये फीचर काफी ज्यादा नया था तो लोगों को इसको चलाने में काफी मजा आ रहा था और इस फीचर की वजह से इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा यूजर्स एक्टिव रहने लगे थे, क्योंकि यूजर बार बार अपनी लगाई स्टोरी को चेक करते थे, स्टोरी पर बार बार व्यूज देखते और साथ में ये देखते कि उसकी स्टोरी को किस किस ने देखा है और उस पर कितने लाइक्स आए हैं। आज इस स्टोरी वाले फीचर को 500 मिलियन यूजर हर दिन यूज करते हैं। अब इन चीजों से ये तो साफ हो गया कि इंस्टाग्राम को ये तो अच्छी तरह से पता है कि उसके यूजर्स को कैसे इसका एडिक्शन लगवाना है। अब ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम आज ही नहीं 2-3 सालों में हमारे लिए वर्स्ट बन चुका है, बल्कि 2017 में रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ यानी RSPH ने एक रिसर्च की थी जिसमें वो इंस्टाग्राम को वर्स्ट सोशल मीडिया एप्लीकेशन का दर्जा देते हैं। RSPH ने इस रिसर्च के अंदर ये पाया कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन एडल्ट्स में नेगेटिव मेंटल हेल्थ इश्यूज इंक्रीज कर रहे हैं, लाइक डिप्रेशन, लोनलीनेस, बॉडी इमेज कंसर्न एंड एंजाइटीज। अब यहाँ तक हम मानते हैं कि इंस्टाग्राम पर इस समय भी काफी ज्यादा इश्यूज थे, लेकिन ये इश्यूज मेजर तब बनते हैं जब 2020 में इंस्टाग्राम अपना एक नया फीचर लॉन्च करता है जो कि था रील्स सेक्शन। 2020 में इंडिया टिकटॉक को बैन कर देता है, जिसके बाद में इंस्टाग्राम इसका फायदा उठाते हुए टिकटॉक की तरह रील्स का ऑप्शन इंस्टाग्राम पर फीचर कर देता है और इससे इंस्टाग्राम में एक रैपिडली बूम आता है। इसे हम ऐसे समझते हैं कि 2020 से पहले इंस्टाग्राम पर एक्टिव यूजर्स की संख्या 1 बिलियन की थी, यानी 100 करोड़ की थी, लेकिन ये रील्स वाला फीचर आने के बाद में 1 साल के अंदर ही एक्टिव यूजर्स की संख्या 2 बिलियन की हो गई थी, यानी इंस्टेंटली डबल हो गई थी। अब एक्टिव यूजर्स की संख्या तो बढ़ गई थी, लेकिन इंस्टाग्राम को उनको कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर बनाए भी रखना था, इसीलिए इंस्टाग्राम अपने एल्गोरिथम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। इंस्टाग्राम अपने एल्गोरिथम को इस हिसाब से सेट करता है कि वो यूजर्स को वही कंटेंट दिखाता है जिसमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता हो और ज्यादा इंटरेक्शन दिखा रहा हो। इस चीज को समझने के लिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई यूजर रील को स्क्रॉल कर रहा हो और वो कोई कार रिलेटेड रील को लाइक कर देता है, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को ये पता चल गया कि यूजर को कार रिलेटेड वीडियोस देखने में मजा आ रहा है, तो एल्गोरिथम उसकी फीड में कार रिलेटेड वीडियोस दिखाना शुरू कर देगा। अब इससे होता ही है कि आपने भले ही सोचा हो कि आप इंस्टाग्राम को 5 मिनट तक चलाएंगे और उसके बाद में इसको बंद कर देंगे, लेकिन इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपको ऐसी रिलेटेबल रील्स दिखाएगा जिससे कि आप 5 मिनट की जगह 50 मिनट तक रील्स को स्क्रॉल करोगे, और यही तो इंस्टाग्राम चाहता है, क्योंकि इसी से उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन इंस्टाग्राम जो ये कर रहा था, इससे यूथ के अंदर डिप्रेशन, एडिक्शन और एंजाइटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एन एवरेज इंडियन स्पेंड 194 मिनट्स ऑन सोशल मीडिया इन ए डे, यानी एक आम इंडियन अपने एक दिन में से 3 घंटे तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बिताता है, और ये काफी सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। इसके रिगार्डिंग 2023 में यूएस के 33 स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल ने इंस्टाग्राम के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया था फॉर इंक्रीजिंग डिप्रेशन, एंजाइटी एंड इंसोम्निया इन किड्स। अब देखो, ये चीजें तो सब इंक्रीज हो रही थी, लेकिन साथ में इंस्टाग्राम पर प्राइवेसी इश्यूज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगे थे। सितंबर 2022 में आयरलैंड डाटा प्रोटेक्शन कमीशन यानी डीपीसी ने इंस्टाग्राम पर $400 मिलियन का फाइन भी लगाया था, क्योंकि इंस्टाग्राम 13 से 17 एज वाले अकाउंट्स को भी बिजनेस अकाउंट्स के लिए अलाउ कर रहा था, जिससे कि उनके अकाउंट्स की डिटेल लाइक ईमेल एंड फोन नंबर पब्लिकली डिस्प्लेड हो रहे थे, जिससे कि वो इन टीनेज वाले लड़कों के अकाउंट्स को भी एक पोटेंशियल रिस्क में डाल रहे थे। मिलियंस ऑफ लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेन भी की थी कि उनका डाटा इंस्टाग्राम द्वारा चुराया जा रहा है। अब देखो, इंस्टाग्राम यूथ में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि यूथ को इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इंस्टाग्राम उनके डाटा को चुरा रहा है या उनको एडिक्शन लगवा रहा है। और आज की जनरेशन की दिक्कत ये है कि उनका दिमाग विकसित होने से पहले ही वो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स ऑलरेडी इन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होते हैं, जिन्हें वो देखकर खुद इन प्लेटफॉर्म्स पर आ जाते हैं, और बाद में इनकी मासूमियत का फायदा वो प्रेडेटर्स उठाते हैं जो कि ऑलरेडी उनका इस प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 63% यूथ जिनकी एज 13 से भी कम होती है, उनका ऑलरेडी सोशल मीडिया पर एक अकाउंट होता ही है, जो कि काफी
सीरियस है और इस चीज को हमें समझना भी पड़ेगा। मेटा का इंटरनल डॉक्यूमेंट शो करता है कि हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा चिल्ड्रन मेटा पर सेक्सुअली हरेस किए जाते हैं। इसके रिगार्डिंग न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल मेटा के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल करते हैं, जिसमें वो एलिगेशन लगाते हैं कि मेटा बिकम्स मार्केट प्लेस फॉर प्रेडिटर्स। इसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चलता है कि प्लेटफॉर्म से ट्रैफिकर्स कम्युनिकेट करते हैं टू बाय एंड सेल चिल्ड्रन, और ये चीज सोचने पर मजबूर कर देती है। और इसी तरह इस प्लेटफॉर्म को लोग चाइल्ड फोटोग्राफी को सेल करने के लिए भी यूज करने लग गए हैं। हाल ही में लॉस एंजलिस में एक ऐसा ही बंदे को गिरफ्तार किया जो कि इंस्टाग्राम पर चाइल्ड बेचता था। उसने बताया कि वो सिर्फ स्कूल गर्ल्स को ही इंस्टाग्राम पर टारगेट करता था, जो कि आसानी से उसके जाल में फंस जाती थी, जिसके बाद में वो उनके न्यूड्स मंगवा लेता था और उसको इंस्टाग्राम पर सेल कर देता था। कुछ इसी प्रकार इंडिया में भी महाकुंभ में लड़कियों के नहाते हुए वीडियोस इंस्टाग्राम पर सेल हो रहे थे। यूपी पुलिस ने जब इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन की तो 2 इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ केस रजिस्टर किया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 ही अकाउंट ऐसा काम कर रहे होंगे, बल्कि इसकी तादाद हजारों और लाखों में भी हो सकती है। अब देखो, इंस्टाग्राम पर टीनेजर्स के लिए यही एक खतरा नहीं है, बल्कि इंस्टाग्राम पर अपलोडेड सेक्सुअली और डार्क कंटेंट भी एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। हाल ही में आपने भी सुना होगा कि इंस्टाग्राम यूजर्स को सेंसिटिव और वायलेशन से बड़ा कंटेंट सजेस्ट कर रहा है। पहले ऐसे सेंसिटिव और वायलेशन कंटेंट सिर्फ डार्क वेब पर ही अपलोड हो सकते थे, लेकिन आज ये इंस्टाग्राम पर भी अपलोड होने लग गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इन चीजों को इंस्टाग्राम से रिमूव क्यों नहीं कर देता? तो बात यह है कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो इन चीजों को रोकने में बिल्कुल फेल हो चुका है। उल्टा ये तो कंट्रीब्यूट करता है इन कंटेंट्स को स्प्रेड करने में। इसके रिगार्डिंग वॉल स्ट्रीट जर्नल एक रिसर्च करती है, जिसके अंदर वो एक इंस्टाग्राम पर नया अकाउंट बनाते हैं और उसकी एज वो 13 साल की रखते हैं। यानी इंस्टाग्राम को इसे दिखाते हैं कि इस अकाउंट को एक 13 साल का बच्चा चला रहा है। रिसर्च में पता चलता है कि वो जो अकाउंट था वो 3 मिनट बाद में ही उनको सेक्सुअली वीडियोस रिकमेंड करने लग गया था, और 20 मिनट बाद में तो अकाउंट का फीड एडल्ट कंटेंट क्रिएटर से भर गया था, जो कि न्यूड्स फोटो ऑफर कर रहे थे। जर्नल ने रिपोर्ट किया कि खुद मेटा की इंटरनल रिसर्च में भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है। 2022 के मेटा के इंटरनल एनालिसिस शो करते हैं कि इंस्टाग्राम यंग यूजर्स को ज्यादा इनअप्रोप्रिएट वीडियोस दिखाता है कंपेयर टू एडल्ट्स, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंस्टाग्राम अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। इंस्टाग्राम को तो सिर्फ फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन आज ये यूथ के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। देखो, अगर आपको इसका एडिक्शन कम करना है तो मैं आपको एक सॉल्यूशन रिकमेंड कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव बनाया गया है, लेकिन इसकी जो वेबसाइट है वो इतनी ज्यादा एडिक्टिव नहीं है। उसको आप 10-15 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐप की तरह इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं चलती है। बाकी आप खुद समझदार ही हो, आपको पता है वो क्या करना है। दैट्स द टुडे वीडियो। थैंक यू।